आदाब नाज़रीन, खैरुद्दम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आलमी खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने ईरान जौहरी समझौते का किया दिफा। कहा, समझौते से दस्तबरदारी मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप से भी की मुआहदे में बने रहने की अपील। जनूबी और शुमाली कोरिया के लीडर मून जे इन और किम जोंग उन की कल होगी मुलाकात। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, दुनिया की नजर जौहरी हथियारों की डील पर। अमेरिका के सदर ट्रंप के जाती फिजिशियन रॉनी जैक्सन ने साबिक फौजी मामलों के वजीर के ओहदे के लिए अपना नाम लिया वापस। जैक्सन के खिलाफ कई तरह के हैं इल्जामात। नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की भी गई कुर्सी। कोर्ट ने 2 मुल्कों की वर्क परमिट रखने की वजह से करार दिया नाअहल। और पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के चीन दौरे पर रवाना। वुहान में जिनपिंग से आलमी मुद्दों पर करेंगे बातचीत, लेकिन नहीं होगा मुश्तरका एलानिया जारी। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने यह कहा है कि आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी समझौतों के खत्म नहीं किया जा सकता है। और अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए मैक्रों ने यह भी कहा कि मगरबी ममालिक कौम परस्ती पर मुश्तमिल जज्बात के लिबरल निजाम पर हावी होने की इजाजत नहीं दे सकती। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने, जो कि अमेरिका में 3 दिन के दौरे पर हैं, सदर ट्रंप से बातचीत के बाद अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब किया। अमेरिकी पार्लियामेंटेरियन के सामने मैक्रों ने साफ साफ अपने मन की बात कही। ईरान के मुद्दे पर मैक्रों ने कहा कि आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी समझौते को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान को किसी भी कीमत पर जौहरी हथियार बनाने नहीं दिया जाएगा। Our objective is clear. Iran shall never possess any nuclear weapons. Not now, not in 5 years, not in 10 years, never. There is an existing framework called the JCPOA to control the nuclear activity of Iran. We signed it at the initiative of the United States. We signed it both the United States and France. That is why we cannot say we should get rid of it like that. मैक्रों ने कौम परस्ती और अलहदगी पसंदी की पॉलिसी को दुनिया की तरक्की के लिए खतरा बताया। ऐसा माना जा रहा है कि उनका ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर हल्की चोट थी। फ्रांसीसी सदर ने खबरदार किया कि इत्तेहादी ममालिक के दरमियान तिजारती जंग खतरनाक है। We can build the 21st century world order based on a new breed of multilateralism. This requires, more than ever, the United States' involvement, as your role was decisive for creating and safeguarding today's free world. The United States is the one who invented this multilateralism. अपने खिताब में मैक्रों ने पेरिस क्लाइमेट समझौते का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट समझौते को फिर से अपनाएगा। मैक्रों ने कहा कि माहौलियात को बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी जमीन नहीं है। And we're just citizens of the same planet, so we will have to face it. So beyond some short-term disagreements, we have to work together. With business leaders and local communities, let us work together in order to make our planet great again. And I am sure one day the United States will come back and join the Paris Agreement. अपने 50 मिनट के खिताब में फ्रांसीसी सदर ने अपने हममनसब ट्रंप की जानिब से ईरान मुआहदे की मुखालफत का बराह रास्त तो हवाला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के अरकान से कहा कि वो अमेरिका के इस मुआहदे से जुड़े रहने के लिए अपना किरदार अदा करें।
वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर 2015 में तय पाए ईरानी जौहरी समझौते को मज़ाहिका खेज करार देते हुए इससे अलग होने की धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस मौजू पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, बहुत इस्तकबाल सर आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया सर, ईरान जो है वो जौहरी समझौते पर अमेरिका और यूरोपियन ताकतों के एक तरीके से आमने सामने वो आ गई हैं इस समझौते पर। फ्रांस के सदर मैक्रोन इस मुआहदे का दिफा कर रहे हैं। आपका इस पर और जो पूरी सूरत हाल नजर आ रही है उस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो मुआहदा हुआ था ये बहुत सोच समझकर किया गया था और जिस वक्त ये मुआहदा हुआ है उसके बाद से ही आप देखिए, जैसे ही ट्रंप आए हैं तो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने ये ऐलान कर दिया था कि उस मुआहदे को वो खत्म कर देंगे। तो ट्रंप का मिजाज ये है कि वो अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं और ये ट्रंप सबसे ज्यादा इस मुआहदे को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि क्योंकि इस मुआहदे को खत्म करवाने में सबसे बड़ा रोल इसराइल का और सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया और इसराइल नहीं चाहता कि ईरान के साथ मुआहदा हो, ईरान पीसफुल ढंग से रह सके। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान को का मुआहदा तोड़कर ईरान को खत्म कर दिया जाए। जबकि इस मुआहदे में आप देखिए कितने फायदे हैं और जितनी भी शराइत रखी गई थी उन तमाम शराइत को ईरान ने पूरा किया। अब ट्रंप की अपनी जिद है और कोई आज की जिद नहीं है, वो सदर बनने से पहले की उनकी जिद है, वो अपनी उस जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। लेकिन सर, ईरान इस समझौते में तरमीम व इजाफे के खिलाफ है, ये तो अब साफ दिख रहा है। आप इस जौहरी समझौते का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस मुआहदे को तोड़ने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब, लेकिन ट्रंप अकेले रह जाएंगे इस मुआहदे में। इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो ना इसको फ्रांस इसमें सपोर्ट करेगा, ना इसके अंदर रशिया सपोर्ट करेगा, ना इसमें चाइना सपोर्ट करेगा, इवन ब्रिटेन भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इनको सपोर्ट मिल नहीं पाएगा। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिले सर, लेकिन क्या ये कदम उठा पाएंगे ट्रंप अकेले? अगर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या बिना सपोर्ट के इतना बड़ा कदम उठाने के वो हामिल है या उठा लेंगे? देखिए, ट्रंप का मामले के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि अपनी बात के ऊपर टिके भी रहेंगे। आपने देखा, ऐसा लगता था कि नॉर्थ कोरिया को कल ये सफाई हस्ती से मिटा देंगे और आज ये नॉर्थ कोरिया के पास से बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। इराक से सारी फौजें वापस आने वाली हैं, लेकिन उस पर भी पलट गए। लेकिन सर, अगर अमेरिका ये मुआहदा तोड़ देता है तो ईरान के लिए मुश्किलात क्या पैदा होंगी? मशरिक़ वुस्ता की सियासत किस तरह से बदल जाएगी अगर मान लेते हैं कि तोड़ देता है तो? देखिए, ये मुआहदा तोड़ नहीं पाएंगे, ये इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। अगर ये तोड़ देंगे तो उसमें ईरान का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इनका ही है। ठीक है, फिर ईरान इन्वेस्टमेंट इस हद तक बढ़ा देगा कि फिर मुसीबत हो जाएगी और फिर ये ईरान से टकराने के लिए तैयार रहे। तो ठीक है सर, तो फिर अमेरिका को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? अगर वो तोड़ने के बाद अगर अकेला होता है और उसको मुश्किल होगी तो कैसी मुश्किल होगी? मुश्किल ये होगी कि भाई ईरान का फिर अमेरिका को सामना करना पड़ेगा और ईरान के ऊपर इनको अटैक करना पड़ेगा। और जब ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो ये ईरान से लड़ने के लिए तैयार हो। और ईरान पर अटैक करने के मतलब जितने गल्फ में इनके अड्डे हैं वो सब के सब उनके मिसाइल के टारगेट के ऊपर हैं। और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के साथ तो और भी ताकतें खड़ी है ना। ईरान के साथ ताकतें तो खड़ी हुई हैं भाई, इसलिए खड़ी हुई हैं कि पहले तो ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था कि ईरान जो है वो आतंकवाद की धुरी है। ईरान को, और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ रहा है तो ईरान लड़ रहा है। ठीक है सर, सर वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उधर ईरान की अगर बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मुस्लिम अक़वाम से यह कहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने ये कहा कि ईरान को डरा धमकाकर जौहरी समझौते से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर नश्र होने वाले एक बयान के मुताबिक खामनई ने यह कहा कि ईरानी कौम ने अमेरिका और दूसरी ताकतों के डराने और धमकाने और हर्षा करने की जो कार्रवाई है उसकी कामयाबी से मजम्मत की है। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम मुस्लिम अक़वाम को बातिल ताकतों के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। और ईरानी सुप्रीम लीडर ने
ट्रंप के हालिया बयान पर कड़ी तनकीद भी की है और ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों यह कहा था कि मशरिक़े वुस्ता के बाज़ ममालिक अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर एक हफ्ते तक भी बरकरार नहीं रह सकते हैं। आयतुल्लाह खामनी ने कहा कि ट्रंप का बयान मुस्लिम ममालिक के लिए शर्म की बात है और इसके बावजूद मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के बीच चीनी शहर वुहान में 27 और 28 अप्रैल को गैर रस्मी मीटिंग होने जा रही है और यह मीटिंग बेहद अहम भी मानी जा रही है। इस मीटिंग के लिए पीएम मोदी चीन रवाना हो चुके हैं, वहीं चीन के सदर शी जिनपिंग भी वुहान शहर पहुंच गए हैं। यह गैर रस्मी बातचीत 2 दिनों तक चलेगी और इस मीटिंग में दोनों लीडरान के बीच भारत चीन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और दोनों ममालिक के बीच भरोसा पैदा करने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि इस मीटिंग में ना तो कोई समझौता होगा और ना ही इसके बाद कोई साझा बयान ही जारी किया जाएगा। लेकिन इधर जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन और शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की कल मुलाकात होने वाली है और यह भी बेहद अहम है। दोनों लीडर सरहदी इलाके पुंजोन मोन में मिलने वाले हैं और कोरियाई लीडरों के मुलाकात को लेकर के सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों में यह पहली बार है जब दोनों लीडर मिलेंगे और आपसी इख्तलाफात को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले महीनों तक दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने की इम्कानात तलाश किए जा रहे थे और इस मुलाकात के बाद अब आगे मून जे इन और किम जोंग उन के बीच अहम मीटिंग होने वाली है और इस मुलाकात में कोरियाई जजीरे को न्यूक्लियाइज्ड और अमन कायम करने से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। माहिरीन का यह मानना है कि शुमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम छोड़ने पर राजी नहीं होगा, लेकिन वो मजीद तजर्बे ना करने पर रजामंदी जाहिर कर सकता है। दोनों ममालिक के बीच इक्तसादी पाबंदी और दोनों मुल्कों के बीच बटे लोगों की मुलाकात जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। और हमारे साथ साबिक सफीर यानी कि फॉर्मर एम्बेसडर लखनलाल मेहरोत्रा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। लखन से क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर कल मुलाकात करने वाले हैं, अहम मीटिंग है ये, पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर टिकी हुई है। आपको इस बातचीत से कितनी उम्मीदें नजर आती हैं? मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है जब दोनों देश के दोनों हिस्से उत्तर और दक्षिण कोरिया मिलकर के और शांति संस्थापना के लिए कोशिश कर सकते हैं। और 2000 और 2007 में जो कोशिशें हुई हैं उसमें इतना अच्छा नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस बार ऐसा मुझे अंदाज लगता है कि किम जोंग उन ने जो नॉर्थ कोरिया से कई सिग्नल्स भेजे हैं जिससे कि कुछ उम्मीद पैदा होती है कि वो शांति वार्ता केवल शांति वार्ता के लिए नहीं बल्कि शांति की संस्थापना करने के यानी कि एक ब्रॉडर लेवल पर पॉजिटिव जो एक तरीके से थॉट्स का जो एक तरह से एक्सचेंजिंग नजर आ रही थी, एक ब्रॉडर लेवल पर आप इसको देख रहे हैं। लेकिन सर, क्या नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर हथियार को तर्क करने का भी समझौता कर पाएंगे, क्योंकि वो इस पर अड़े रहे हैं बहुत पहले से? देखिए, वो केवल दोनों जो प्रेसिडेंट हैं उनको केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि हमें समझौता करना है और हमें डीन्यूक्लियराइज करना है। उसका जो एजेंडा और उसकी डिटेल तो बाद में बन जाएगी, लेकिन सिद्धांत रूप से अगर वो दोनों के दोनों केवल ये मान जाएं कि हमको अणु शस्त्रों से मुक्ति पानी है और दोनों देश अपने अपने अणु शस्त्रों की जो संगति है उसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और मिसाइल टेस्ट और न्यूक्लियर टेस्ट आगे नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी
नॉर्थ साउथ कोरिया के लिए नहीं बल्कि सारे क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए और आगे बड़े युद्ध की संभावना को खत्म करने के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन सर कल क्या होने वाली बातचीत का जो असर है आने वाले दिनों में किम और ट्रंप की मुलाकात पर भी पड़ सकता है, क्योंकि शायद ऐसा हो, क्योंकि नजरें अमेरिका की भी बहुत बारीकी से बनी हुई हैं। नहीं, वो तो कोशिश तो ये है, देखिए कि जब नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों के प्रेसिडेंट मिलेंगे तो वो एक पहला कदम होगा अमेरिका से बातचीत करने का। आखिर में समझौता तो किम जोंग उन और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में होना है, और जब तक वो दोनों शांति की संभावनाओं पर सील नहीं लगाएंगे तब तक शांति की स्थापना वहां होगी नहीं। इसलिए ये तो पहला कदम है, इसको ये मान के चलिए। तो पहला कदम अगर पॉजिटिव रहा, अच्छा रहा, तो दूसरा कदम भी बेशक अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, शाम में राजधानी दमिश्क के नजदीक डूमा में कीमियाई हमले के एक दूसरे मकामात पर बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों की टीम पहुंच गई है और उन्होंने उस जगह का जायजा लिया और नमूने भी इकट्ठे किए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि OPCW ने इससे पहले 22 अप्रैल को शाम के डूमा में जाकर वहां के नमूने और दीगर सबूत इकट्ठा किए थे। डूमा में फिलहाल शाम और रूस का कंट्रोल है और दोनों ने किसी भी तरह के कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को हुए केमिकल अटैक में 70 लोगों की मौत हो गई थी। इन मुबैना हमले के बाद इसका जो मुद्दा था, इसको मुद्दा बनाते हुए कई बार अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में इल्जामात का भी दौर चला। तमाम ममालिक ने इस पर इल्जाम लगाए। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया पर मिसाइलें तक दागी। इधर शामी अपोजिशन के कई सरकर्दा नुमाइंदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद अपोजिशन अलायंस की बॉडी में मजीद अरकान की शमूलियत के लिए बातचीत शुरू हो गई है। जराए के मुताबिक अपोजिशन के सीनियर रुकन जॉर्ज सबरा, सहीर अल तासी और खालिद ख्वाजा ने अपोजिशन की जिम्मेदारियों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले अरकान अपोजिशन काउंसिल के बाज इक़दामात से नाराज थे और उन्होंने बहुत से उमूर में भी एतराज जताया था। जॉर्ज सबरा ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अपोजिशन से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि यह इत्तेहाद 11 नवंबर 2012 को जिन मकासद के लिए कायम किया गया था वो पूरे नहीं किए गए। वहीं सहीर अल तासी का यह कहना है कि शाम के तनाज़े का सियासी हल रूस की शरायत और तरीक़ेकार से मशरूत कर दिया गया है और रूस असद जैसे जंगी मुजरिम के फ्रेमवर्क के मुताबिक सियासी हल मुसल्लत करना चाहता है। वाज़ेह है कि शामी अपोजिशन इत्तेहाद के 5 और 6 मई को इजलास हो रहा है। इसमें अपोजिशन काउंसिल के नए सरबराह का भी इंतखाब अमल में आएगा। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर पाकिस्तान से, जहां के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद अब मौजूदा वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को भी कोर्ट ने नाअहल करार दिया है। दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी रुकन के तौर पर नाअहल करार दिया। 3 रुकनी स्पेशल बेंच ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अर्जी गुजार उस्मान डार ने पिछले साल ये अर्जी दायर की थी। उन्होंने UAE का वर्क परमिट रखने की वजह से आसिफ को नाअहल करार देने की मांग की थी। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को फौरन ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही नेशनल असेंबली की रुकनियत भी खत्म कर दी गई है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाती फिजिशियन रॉनी जैक्सन ने साबिक फौजी मामलों के वजीर के ओहदे के लिए अपना नाम वापस ले लिया है। जैक्सन के खिलाफ दरअसल कई तरह के इल्जामात हैं। सीनेट पैनल ने इस वजारत के लिए उनका नाम आगे किया था, उनके नाम पर मुहर
लेकिन नहीं लगाई गई। इसके बाद रॉनी जैक्सन ने अपना नाम वापस ले लिया। जैक्सन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने मातहत काम करने वालों का इस्तेहसाल किया। बढ़ते आगे। उधर ट्रंप के जाती वकील माइकल कोहेन ने एडल्ट फिल्मों की अदाकारा स्टोर्मी डेनियल्स के मुकदमे में खामोश रहने का ऐलान किया है। कोहेन ने इस सिलसिले में मुल्क की आईन की एक ऐसे आर्टिकल का हवाला दिया है कि इसके रूल से किसी तफ्तीशी अमल में बयान देने से गुरेज भी किया जा सकता है। और स्टोर्मी डेनियल्स का दावा है कि उनकी सदर ट्रंप के साथ जिनसी रवाबियत थी और ट्रंप इन इल्जामात को मुस्तरद करते रहे हैं, लेकिन कोहेन ये तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी जेब से डेनियल्स को $1,30,000 अदा किए थे। और खबर आर्मीनिया से, जहां पर हुकूमत और अपोजिशन के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद एहतजाज एक बार फिर से शुरू हो गया है। और यहां पर कारगुजार पीएम कारिन कारापेटियान्स चाहते हैं कि सभी पार्टी इत्तेफाक राय से किसी को वजीर आजम ओहदे के लिए मुंतखब करें। लेकिन अपोजिशन लीडर निकोल पाशियान का यह कहना है कि मुल्क में जल्द से जल्द दोबारा इंतखाब कराए जाएं। बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन जमातें एक दूसरे पर मुज़ाकरात की नाकामी का इल्जाम लगा रहे हैं। और अब खबर फेसबुक के बारे में। दरअसल डेटा लीक को लेकर के हंगामा मचने के बावजूद समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक की आमदनी में कोई भी कमी नहीं आई है। फेसबुक ने दरअसल जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी ने इस तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा मुनाफा कमाया है। इस तिमाही में फेसबुक ने $11.97 अरब यानी करीब $796 अरब की कमाई की है। और इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप जी सलाम के साथ, क्योंकि यह है उर्दू खबरों का नंबर 1 चैनल।